नमस्कार, मैं सुदीप झा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ CBSE टर्म 2 फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक, है ना। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ही बात करेंगे। तो जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिस इज हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिक आइडिया इज दैट electromagnetic wave, it is a sine wave function, matlab this will run like a wave. Now if we consider three-dimensional coordinate axis like x, y, z axis, also origin we have considered over here, this is a sine wave function. Also we are considering as if this electromagnetic wave is propagating along x-axis, and we make up assumption that electric field is along y-axis, magnetic field is along z-axis. Then we can depict electric field component. Then also we can have the magnetic field component. Again there will be electric field component. कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और वेव है तो इसका अपना वेव मोशन भी होगा, है ना। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है, हमें बस ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, दीज थ्री आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहली बात होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इट कैन ट्रेवल इन एयर और वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट है कितना? स्पीड ऑफ लाइट आपका होता है, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड रहेगी कहां पे? एयर या फिर वैक्यूम मीडियम के अंदर, ये हम ध्यान दे देंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज सच किसी पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं होती है आगे बढ़ने के लिए। इट कैन प्रैक्टिकली गो थ्रू एनी गिवन मीडियम। बट एक बात और ध्यान रखना है आपको कि वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस विल बी हाईएस्ट इन एयर और वैक्यूम मीडियम। इफ electromagnetic wave, if it is traveling in any other medium other than air or vacuum, then this will be moving with lesser speed than this value. ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे तो कम ही वेलोसिटी होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और क्या हमें पता होना चाहिए, मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो सबसे पहली बात है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इन सब का मैथमेटिकल ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की पहले बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिस कैन बी रिटन एज E = E0 साइन ऑफ kx ± ωt। इन सिमिलर वे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम मैग्नेटिक वेव कंपोनेंट की भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता देंगे। दिस इज लाइक B = B0 साइन ऑफ kx ± ωt। यहां पे पर्टिकुलरली आप ध्यान रखना कि E0 का मतलब है, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये आपका है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली B0 विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B0 को क्या बताओगे? ये आपका होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ठीक है। इसके बाद और भी 2-3 पॉइंट है, मैं यहाँ पे असेंबल कर दे रहा हूं। जैसे कि आप K यहाँ पे देख रहे हैं, K पर्टिकुलरली वी कॉल दिस वेव कांस्टेंट। K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है वेव कांस्टेंट। और K का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज लाइक 2π/λ। और लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा का मतलब है यहाँ वेवलेंथ। तो पर्टिकुलरली जैसे नोट्स आपको चाहिए होता है ना पेपर की तैयारी करने के लिए, इस वीडियो से आपको ये क्लियर कट ये मिलने वाला है ना। तो ओवरऑल यहां तक। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओमेगा भी है,
तो ओमेगा को हम क्या बताएंगे, ओमेगा का मतलब क्या है यहाँ पे, ओमेगा को आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना होता है। वी कॉल दिस मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। जैसे इसमें हमें एक बात पता है कि अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या होता है आपका, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना। Then we need to consider modified form of Ampere's circuital law. This will be given as B dot dl mu naught I plus ID. बस इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि I यहाँ पे जो है ना, इसे बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है आपका कंडक्शन करंट। एक और आप देख रहे हो यहाँ पे ID, वी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्चुअल में क्या कहानी क्या है, ये एक बार मैं बता दूं आपको पहले कि अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिस विल बी म्यू नॉट इनटू I. I इज जनरली कैटेगराइज्ड एज कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट का क्या मतलब है, कंडक्शन करंट का मतलब है करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जनरल कंडक्शन करंट की बात है यहाँ पे कि कंडक्शन करंट आता कैसे है, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होगा, जब हम वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव आल्सो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहली बात क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस यही है कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन इंडक्शन करंट विल बी डेवलप्ड इन द सर्किट, है ना। तो बाद में मैक्सवेल इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये बात सही है लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है। इनका ये कहना था कि एक्चुअली we can obtain displacement current also by the change of electric field, and this displacement current will be equal to the magnitude of conduction current which have been produced by the change of magnetic field. मैक्सवेल ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करके कंडक्शन करंट लेकर आते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव करके भी डिस्प्लेसमेंट करंट लाया जा सकता है। और इस बात, यहाँ पे एक बात हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए कि क्या समझ में आना चाहिए, समझ में ये आना चाहिए कि I will be equal to ID, है ना। I will be equal to ID मतलब कंडक्शन करंट will be equal to डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी क्या है थोड़ा और क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर किया जाए। मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी डू नाउ, अब करना क्या है ये थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। हमने एक्चुअल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करा यहाँ पे, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास दो सर्कुलर प्लेट है, एक M ले लिया जाए, एक N ले लेते हैं, एंड एक्चुअली वी हैव कनेक्टेड सोर्स ऑफ EMF अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां समझने की बात क्या है, क्योंकि हमने M प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, दिस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब M प्लेट के करीब नजदीक हम एक प्लेट कंसिडर करेंगे। वी आर कंसिडरिंग अ सर्कुलर प्लेट P very close to M. Similarly, we are considering another plate Q very close to N. Now through induction, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा इंडक्शन के थ्रू,
यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा इंडक्शन के थ्रू, है ना। तो बस आप ध्यान देना एक्चुअल कहानी क्या है यहाँ पे। वायरिंग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है M और N तक, वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग यहीं तक है, और यहाँ फ्री स्पेस देख रहे हो आप यहाँ पे। तो between the two plate, because P and Q are also having opposite charges, so electric field will be developed between the plate Q and P, and there is complete wiring to the circular plate M and N. So as the magnetic field changes, then electric field will also change. मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बदलने से आता है कंडक्शन करंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मोर एंड सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, these two will always be equal। ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, ये दोनों हमेशा होता है एक दूसरे के बराबर। तो ये डिटेल है आपका मैक्सवेल मॉडिफिकेशन के बारे में, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस EM वेव, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो एक्चुअल में हर्ट्ज ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करवाया था, और जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये आता है लिखने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करने वाले हैं, हम इसके रिगार्डिंग 2 स्क्वायर प्लेट ले लेंगे। स्क्वायर प्लेट के थ्रू थिक कॉपर वायर है, और यहाँ पे एक स्मॉल स्क्वायर कंसिडर करते हैं एट द टर्मिनल। इन सिमिलर वे वी कंसिडर अनदर स्क्वायर प्लेट, और यहाँ भी कॉपर वायर से अटैच यहाँ पे एक स्मॉल स्क्वायर रीजन कंसिडर करेंगे, एंड दीज कॉपर वायर्स आर कनेक्टेड, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हम इसको बोलते हैं कनेक्टेड टू इंडक्शन कॉइल, कनेक्टेड टू इंडक्शन कॉइल। कहने का क्या मतलब है, अक्रॉस दिस वी हैव अप्लाइड 1000 of volt potential, 1000 of volts potential, ठीक है। नियर टू द टर्मिनल वी कंसिडर सर्कुलर डिटेक्टर डिवाइस, ये सर्कुलर एक डिटेक्टर डिवाइस कंसिडर करते हैं, जो प्रेजेंस को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, इसके प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखना है यहाँ पे, actually we have taken metal plate A and also plate B. This plate is taken either of zinc or of copper. This square plate will be that of zinc or copper, ठीक है। यहाँ पे जो वायर है, this will be thick copper wire connected to the highly polished small sphere। अब इतना जो आप देख रहे हो ना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक बार मैं डिटेलिंग दे देता हूँ, है ना। बेसिकली दिस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल सेटअप रिक्वायर्स द टू स्क्वायर प्लेट्स A and B, and these plates are generally made of either zinc or copper material. Thick copper wire also joined to the metal plate A similarly to the metal plate B, and these two are also having a small sphere which is highly polished connected at the terminal. Finally, the two of the terminals are connected to induction coil, है ना। तो overall, because we have connected this across positive and negative potential, so positive charges will be given to the plate A and negative charges will be given to the plate B. इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। लेकिन एक बात है कि मेटल प्लेट की भी अपनी एक लिमिट होता है। When excesses of charges are given to A and B, then additional charges will move to the small sphere, and due to the discharging action of the small sphere, the air particle or the dust particle surrounding the small sphere, this will also get charged up। मतलब यहाँ पे आप जानते हो क्या है, एयर पार्टिकल है, also in the gap between the two terminal there will be dust particle, they get charged up and they tend to provide virtual path for the charge to flow, है ना। And because the path is virtual, electrical spark will be produced in this region. In this region, electric sparks are produced the air particle and the dust particle, they become charged up and they provide virtual path for the charge to flow. So electric spark could be produced
and electric sparks are generally light, that is electromagnetic wave, and this detector device, it has detected light of wavelength nearly 6 मीटर। जो सबसे पहले हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क जितना प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, इसका वेवलेंथ नियरली मेजर किया गया था 6 मीटर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आप ध्यान रखोगे, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन केप्ट 60 सेंटीमीटर। दीज टू स्क्वायर प्लेट्स हैव बीन केप्ट 60 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। तो ये कंप्लीट डिटेल है आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला कंसेप्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टडी करना है एंड विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो मैं यहाँ सबसे पहले बता दूं ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। दिस इज द फेनोमेना ऑफ ट्रैपिंग इंफ्रारेड वेव और द हीट वेव inside earth atmosphere by repeated reflection from the cloud, dust particle and various gases present in the earth atmosphere। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इस तरह की बात है कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस कंसीडर करते हैं और अर्थ एटमॉस्फेयर के में हमारे पास ओजोन लेयर अवेलेबल है। अर्थ एटमॉस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर है। नाउ वी कंसीडर सन और द व्हाइट लाइट, सोलर रेडिएशन और द व्हाइट लाइट, इट हैज बेसिकली टू पार्ट्स। वन ऑफ द पार्ट इज यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, और इसके अंदर एक दूसरा कंपोनेंट भी है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस इंफ्रारेड और हीट वेव। इसे इंफ्रारेड वेव बोलेंगे या फिर हीट वेव बोलेंगे। अब आइडिया क्या होता है, ऑन अर्थ सरफेस, है ना, वो अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या फिर कोई व्हीकल कंसिडर कर लो आप, है ना, कितने सारे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या फिर कोई रॉक्स वगैरह कंसिडर करा हमने, यहाँ पे रॉक है या फिर एक व्हीकल है। तो बेसिक आइडिया क्या होता है ये समझें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट, solar radiation or the heat radiation, this will enter into earth atmosphere, but this ozone layer, this will not allow ultraviolet rays, UV rays to enter inside the earth atmosphere. So during daytime, infrared wave, this will enter into earth atmosphere and thereby this will hit up all the object lying on earth surface, जैसे कि प्लांट हो गए या फिर व्हीकल्स हो गए या फिर कोई भी सब्सटेंस है जो अर्थ एटमोस्फेयर पे अवेलेबल है। This will hit up all the object lying on earth surface, and at night when the solar radiation finally stops, these substances they tend to have in minimum energy configuration। ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि जितने भी सब्सटेंस है सब लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में ही रहना चाहता है, क्योंकि हमें पता है लेसर एनर्जी इंप्लाई ग्रेटर स्टेबिलिटी। जिसके पास एनर्जी, सिस्टम के पास अगर एनर्जी कम होगी तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए, और यूनिवर्स का रूल होता है कि जितने भी सब्सटेंस है या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, सबके सब मेंटेन करना चाहते हैं लीस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज एट नाइट व्हेन दिस सोलर रेडिएशन फाइनली स्टॉप्स, सो दीज सब्सटेंसेस टेंड टू रिलीज इंफ्रारेड वेव। जितना एक्स्ट्रा एनर्जी लिया था दिन के समय, इसको इसने रिलीज करना शुरू करो, बट देयर एग्जिस्ट क्लाउड्स। So these infrared wave again this will be reflected back towards the earth surface, है ना। या फिर वापस क्या हो रहा है, इंफ्रारेड वेव आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो गए। या फिर हम ऐसे जूम करें कि इंफ्रारेड वेव जो है ना पहले यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है, एंड देन अगेन एट नाइट दे टेंड टू एस्केप आउट। देयर आर अ नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक अगेन थ्रू डस्ट पार्टिकल ऑल्सो। तो बेसिक आइडिया क्या होता है कि क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी है, क्लाउड्स भी है, दिन के समय जितना भी इंफ्रारेड वेव आया था वो सब के सब ट्रैप हो गए, है ना। दिस इंफ्रारेड वेव और द हीट वेव
are now not able to escape the Earth atmosphere. Thereby, this greenhouse effect, this will find some contribution towards the global warming. क्योंकि जो भी हीट हमारे अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर आ रहा है दिन के समय, दे आर नॉट एबल टू एस्केप आउट, वो बाहर नहीं जा पा रहा है ना. तो डिसएडवांटेज क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन बनता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है ना. ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस फेनोमेना, Earth's temperature doesn't fall drastically even at night. If there would not have been this greenhouse effect, then Earth's temperature may have fallen drastically even at night, and life may not have been possible on this planet. ठीक है, ये अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो रात के समय अर्थ की टेम्परेचर इतना कम हो जाता कि यहाँ पे लाइफ सस्टेन करना भी पॉसिबल नहीं होता इन अ वे. तो ये इसका एक एडवांटेज आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट है जो मैं बता दूं. जैसे कि हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है. तो यहाँ फिलहाल आपको कुछ और बातें हैं जो पता होना चाहिए. जैसे कि हमें कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ EM वेव. ठीक है, इसमें आप ध्यान रखोगे दिस इज ऑलवेज हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS स्क्वायर. ERMS का मतलब होता है वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू, है ना, या रूट में स्क्वायर वैल्यू. बट ऑल्सो बिकॉज ERMS कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक E0 by √2, है ना, ये जानते हैं आप लोग. तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस ERMS, now we can write what E0 by √2, इसका स्क्वायर हो गया. So finally we have 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, है ना. तो एक हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए RMS के फॉर्म में, और दूसरा क्या है E0 के फॉर्म में. यहाँ पे पर्टिकुलरली आप ध्यान रखना, ERMS का मतलब होता है we call this रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और E0 का मतलब क्या है, मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बोलते हैं, है ना. तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात हो गई. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे सेकेंड पार्ट. क्या है यहाँ पे, जिस तरह से आपने एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के कारण, नाउ वी नीड टू कंसीडर एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय हाफ BRMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है. म्यू नॉट क्या होता है, 4 pi इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ऑब्वियसली कांस्टेंट है. म्यू नॉट को हम बोलते क्या है, दैट वी नो ऑलरेडी, यू हैव स्टडीड इन टर्म 1 सिलेबस, है ना. म्यू नॉट का मतलब है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर बता दिया यहाँ पे. अगेन बिकॉज दिस BRMS वी कैन राइट दिस एज B0 by √2. तो इसका एक और फॉर्म हो जाएगा, हाफ तो है ही यहाँ पे, BRMS के बदले आप B0 by √2 का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक 1/4 ऑफ B0 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन हमारे पास RMS के टर्म में भी है और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में भी है. B0 का मतलब क्या होता है, दिस इज सिंपली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. वी ऑल्सो कॉल दिस एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
तो ये दोनों फॉर्मेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें जानना है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ EM वेव और इन सब के थोड़े बहुत यूजेस के बारे में। जैसे कि हमारे पास हो गए माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, है ना। और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसका? रडार के अंदर। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका? दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन आवर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गए। इसके बाद यूवी रेज। यूवी रेज का इस्तेमाल कहां पे होता है? टू किल जर्म्स, फूड प्रिजर्वेशन, है ना। ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेस है, तो ये सब देखोगे अब। नेक्स्ट वी नीड टू कंसीडर गामा रेज। गामा रेज का इस्तेमाल कहां पे होता है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स लिमिटेड फ्रीक्वेंसी वाले गामा रे का इस्तेमाल होता है वहां पे, है ना। So these are some of the application of these EM waves. है ना। इसके बाद जैसे कि कुछ बातें याद रखेंगे। इन हैज एंड फॉगी कंडीशन टू सी ऑब्जेक्ट्स we use infrared और heat wave, infrared और heat waves। ठीक है, हेजी एंड फॉगी कंडीशन में देखने के लिए हम क्या करते हैं? इंफ्रारेड या फिर हीट वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्या हमें पता है? इन स्टडी ऑफ बोन फ्रैक्चर्स एक्सरेज आर यूज्ड, है ना। In radar system, radio waves are used. Radio waves are also used here, है ना। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, और इसके अलावा 2 पॉइंट और हमेशा याद रखिएगा। फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, जो क्या है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके लिए 2 फॉर्मूले याद रखोगे। एक होता है E0/B0। E0/B0 का मतलब तो पता ही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड B0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक और फॉर्मूला याद रखोगे। दिस ऑल्सो गोज लाइक √μ0 × ε0। स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। C इज ऑल्सो गिवन लाइक √μ0 × ε0। μ0 का मतलब क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। E0 का मतलब क्या है? ये तो पता ही है, ऐसे बोलते हैं ε0। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये इस तरह के वीडियो लेसन्स लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की भी हमें ज़रूरत रहती है। थैंक यू।